जब खबरी डिटेक्टिव को आज से कई साल पहले गुजर चुके रहस्य के बारे में बताता है तो उस पर डिटेक्टिव को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। डिटेक्टिव ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो खबरी उसे बातें बता रहा है वो सचमुच में हकीकत हो सकता है। खबरी डिटेक्टिव को बताता है कि आज से करीब 4 साल पहले जो व्यक्ति आइकानो अचानक एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, वो उस दिन गायब नहीं हुआ था बल्कि कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके शव को छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर सब्जियों के साथ मिलाकर उसके शरीर का करी बनाया गया था और उस करी को छोटे छोटे पैकेट में बंद कर लोगों के बीच खाने के लिए बांट दिया गया था, जबकि उन लोगों को यह बात मालूम नहीं थी कि यह मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का है और वे लोग बड़े चाव से उस मीट को खाते हैं। इस तरह हत्यारा इस हत्याकांड को बड़े परफेक्ट तरीके से अंजाम देते हैं, मगर परेशानी ये थी कि खबरी ये नहीं बता पाता है कि आइकानो की हत्या किसने की थी और हत्या की भी तुम। और यह बात डिटेक्टिव को परेशान कर रही थी। डिटेक्टिव अपने खबरी से इन बातों को सुनने के बाद वो सीधे अपने पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है और खबरी के द्वारा बताए गए इन बातों को अपने पुलिस ऑफिसर को सुनाता है। और जब पुलिस ऑफिसर इन बातों को सुनता है तो वह डिटेक्टिव से बोलता है, यार तुम इस तरह क्या बकवास बातें कर रहे हो, ऐसे भला कैसे हो सकता है एक इंसान के मीट बनाया जाए और उसे लोगों को खिला भी दिया जाए और किसी को यह मालूम ना चले कि यह किसी इंसान का मीट है। मुझे तो इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं लगती है, मगर डिटेक्टिव इस पर अपने ऑफिसर पर जोर देते हुए कहता है कि सर मुझे लगता है कि मेरे खबरी के बातों में कुछ सच्चाई है और हमें इसे पूरे गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। ऑफिसर की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है, मगर डिटेक्टिव द्वारा जोर दिए जाने पर वो अपने अधूरे मन से उसे अपने स्तर पर जांच करने की इजाज़त दे देता है और इसके साथ वो बोलता है कि जब तुम जांच करोगे इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजते रहना। इस पर डिटेक्टिव हाँ में जवाब देता है और इसके बाद वह इस केस की पड़ताल करने के लिए वहाँ से चल देता है। मगर डिटेक्टिव को यह समझ नहीं आता है कि इस केस की शुरुआत कहाँ से की जाए और काफ़ी समय सोच विचार करने के बाद डिटेक्टिव ये फैसला करता है कि इस केस की शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ आइकानो को गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। फिर इसके बाद डिटेक्टिव उन सारी पुलिस स्टेशन में आइकानो का कंप्लेंट रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है और काफ़ी खोजबीन करने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन में आइकानो को वो रिपोर्ट मिल जाती है जो सन 12 दिसंबर 1983 में लिखवाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि आइकानो उस दिन जुआ खेलने के लिए कसिनो में गया था और वह उसी दिन से गायब है। जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि आइकानो बहुत ही गरीब घर का लड़का था और वह एक गार्ड का काम किया करता था और कोई गार्ड की हैसियत इतनी नहीं होती है कि वो रईसों का गेम कसिनो में जाकर जुआ खेल सके। और यह बात डिटेक्टिव को बड़ी हैरान करने वाली लगती है। इसके बाद डिटेक्टिव इस केस की और पड़ताल करता है और पड़ताल करने के बाद फिर से अपने ऑफिसर के पास जाता है और इस केस के बारे में अपने ऑफिसर को कुछ अनोखी बातें बताता है। डिटेक्टिव ऑफिसर को बताता है कि सर मुझे लगता है कि आइकानो की हत्या में उसकी पत्नी और 2 भाइयों का हाथ हो सकता है, लेकिन यह बात मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कर सकता। इस पर ऑफिसर कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जो तुम इस बात की आशंका जता रहे हो। डिटेक्टिव ऑफिसर को बताता है कि सर मैंने आइकानो की पत्नी और उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ की, जहाँ पड़ोसियों ने बताया कि आइकानो अपनी बीवी को खूब पीटा करता था और इस बात को लेकर उसके 2 भाई उससे काफ़ी नाराज़ रहा करते थे। और दूसरी बात यह इशारा करती है कि जब मैं थाने में आइकानो का रिपोर्ट देख रहा था तो वहाँ पर आइकानो का
कसिनो में जाने की बात लिखी गई थी, जबकि आइकानो की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो कसिनो में जुआ जाकर खेल सके। और कसिनो से भी आइकानो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि आइकानो कभी कसिनो खेलना आता ही नहीं था। इस बार पुलिस ऑफिसर को डिटेक्टिव के बातों में दम दिखाई देता है और अब वह डिटेक्टिव को इस केस की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए इजाज़त दे देता है और उसे यह भी पावर देता है कि तुम इस केस की छानबीन में जो भी फैसला लेना हो तुम अपने स्तर से ले सकते हो। इसके लिए मेरे तरफ से पूरी तरह से तुम्हारे लिए सपोर्ट है। इसके बाद डिटेक्टिव आइकानो को पत्नी नगरता और उसको 2 भाई और उसकी माँ और दोनों भाई को पत्नियों सहित 30 लोगों की गिरफ्तारी करते हैं और 30 लोगों से पूछताछ की जाती है। मगर जल्द ही 30 लोगों में से 8 लोगों को छोड़ सभी को रिहा कर दिया जाता है और ये 8 लोग वही होते हैं जस्ट पहले मैंने जिसका नाम लिया था। मगर कुछ समय बाद ही उनमें से 6 लोगों को और रिहा कर दिया जाता है, जिनमें 2 लोग बचते हैं। ये 2 लोग नगरता का दोनों भाई होते हैं। मगर समय गुजरने के साथ ही पुलिस को यह लगने लगता है कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और इन दोनों को भी अब छोड़ना पड़ेगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस के दबाव में आकर उस दिन की घटना की सच्चाई पुलिस को बता दी। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उस दिन यानी 12 दिसंबर की रात हम लोगों ने आइकानो का अपहरण किया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि आइकानो अपनी पत्नी को खूब पीटा करता था और उसके अत्याचार से उसके भाई उससे काफ़ी नाराज़ थे और हर हाल में वो आइकानो से बदला लेना चाहते थे। उस रात अपहरण करने के बाद हम लोगों ने आइकानो की हत्या कर दी और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हमने उसकी बॉडी के हर पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। इसमें हमारी पास ही के एक मटन शॉप के व्यक्ति ने मदद की। उसी व्यक्ति ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। फिर उसी के मटन शॉप पर सब्जियों के साथ उसको मीट के सिंझा दिया जाता है और उसे चावल के साथ पैकेट में बंद कर 5 के पड़ोसियों में बांट दिया जाता है, जिससे आइकानो को बॉडी एक ही दिन में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन पुलिस के सामने ये समस्या यह थी कि उस व्यक्ति के इस बातों का पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस इन बातों को अदालत में इस दावे के साथ पेश नहीं कर सकती थी कि जिससे इन लोगों को सजा दिया जा सके, क्योंकि पुलिस के पास इन बातों को सही साबित करने के लिए कोई भी ठोस मौजूद नहीं था और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। और अब अदालत उन दोनों को रिहा करने वाली थी, मगर पुलिस के दबाव में आकर अदालत भी उन्हें रिहा करने से मना कर देती है और पुलिस को और जांच करने के लिए कुछ समय दे देती है। और ऐसे ही 4 साल और गुजर जाते हैं, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है और 4 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद इन आरोपियों की ज़िंदगी में एक परेशानी तब आती है जब सिंगापुर के एक टीवी चैनल ने पुलिस के थ्योरी के अनुसार एक इसी कहानी पर एक टीवी शो बनाती है जो सिंगापुर में काफ़ी पॉपुलर होता है, मगर इससे उन आरोपियों की काफ़ी बदनामी होती है और इस बात को लेकर वो अदालत में पहुंचते हैं कि इस टीवी शो को बंद किया जाए, क्योंकि हमें अदालत ने बेकसूर बताया है और इस टीवी शो द्वारा हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। मगर अदालत इस टीवी शो को बंद करने से यह कहते हुए मना कर देती है कि यह शो जो टीवी पर चलाया जा रहा है, इसके डिस्क्लेमर में यह लिख कर दिखाया जा रहा है कि यह कहानी एक काल्पनिक है और इसका सच्ची घटना से कोई वास्तविकता नहीं है। तब जाकर इस कहानी का अंत होता है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अब से 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी आइकानो की हत्या या उसकी गुमशुदगी के बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। आखिर उस रात आइकानो के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी हत्या हुई थी या उसे किडनैप किया गया था या उससे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे रहस्यमयी ढंग से गायब कर दिया था? बाकी आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट को जरूर बताएं।
और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।